आज हमारे साथ कौशल विकास के संयुक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। संक्षिप्त में हमें बताइए कि ये मिशन किस लिए है और किसको फोकस किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और उसका पहुंच क्या रहेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो प्रधानमंत्री जी कल लॉन्च करेंगे, इसके बहुत सारे कारण है। इस मिशन को लाने के बहुत सारे कारण है। इसमें सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो स्किल की योजनाएं है, जो स्किल का कार्य चल रहा है पूरे देश में, ये काफी बिखरा हुआ है। हर विभाग अपनी एक योजना चला रहा है अपने सेक्टर के लोगों को स्किल करने के लिए। सभी स्किल में जो योजनाएं हैं उसके मापदंड अलग हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, उसके जो आउटकम्स है वो भी अलग है। तो एक तो सबसे पहला मुद्दा जो है कि स्किल मिशन को लाके इन सभी कार्यक्रम को इस तरह से कन्वर्ज कराएं, अलाइन कराएं, ताकि जो हमारी एक का एम्बिशन है, स्किलिंग का जो एम्बिशन है, स्किल इंडिया का जो एम्बिशन है, उसके तरफ हम इन सारी योजनाओं को मोड़ पाए, ताकि ये देखें कि सारी योजनाओं में एक दूसरे के साथ तालमेल हो और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो। दूसरा, स्किल मिशन को सेटअप किया जा रहा है क्योंकि जो स्किल का चैलेंज है इंडिया के समक्ष वो बहुत बड़ा है। ये आकलन किया गया है कि जो अभी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसमें भी काफी स्किल की कमी है। दे हैव नॉट गॉन थ्रू फॉर्मल स्किलिंग, नहीं हुआ है। सबके पास स्किल है पर इनफॉर्मली हम लोग स्किल को जो काम करते हैं वहां पर एक्वायर करते हैं, सीखते हैं कुछ, बट फॉर्मल स्किलिंग हम लोग की कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई है लोगों। फॉर्मल स्किलिंग से ये माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो जो हमारे अभी वर्तमान में वर्कफोर्स है उसकी भी स्किलिंग की आवश्यकता है, जिसका कि आकलन करीब 30 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे वर्किंग एज ग्रुप में आ रहे हैं, जिसमें से औसतन 1.5 to 1.6 करोड़ बच्चे कल हमारा लेबर फोर्स बनेंगे, वर्क फोर्स बनेंगे। तो उनको भी स्किल दिया जाना है। तो ये भी अगले 7 सालों में 2022 तक करीब 10 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेश एंट्रेंट्स होंगे वर्क फोर्स में। उनको भी सही स्किल दिया जाए ताकि उनको भी देश के विकास के साथ, उनकी अपनी अच्छी आजीविका के साथ उनको जोड़ा जा सके। तो इसमें आप किस क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं? तो ऐसे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पर आपका फोकस ज्यादा है? देखिए, स्किल की आवश्यकता तो हर एक क्षेत्र में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां स्किल की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि भविष्य में जो जॉब्स है, नए जॉब्स क्रिएशन की संभावनाएं ज्यादा है। अभी हमारे एक उपक्रम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने स्किल गैप स्टडी कराई थी कि अगले 7 सालों में किस तरह के सेक्टर्स में कितने जॉब्स, किस तरह के जॉब्स और कितने जॉब नए आने की संभावनाएं हैं। ये पाया गया कि कुल 24 मेजर सेक्टर्स में करीब 10 से 11 करोड़ नए जॉब सृजित होंगे अगले 7 साल में। अच्छा। और इनमें से सबसे ज्यादा जो करीब 3 करोड़ जॉब की जो संभावनाएं हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थी। कंस्ट्रक्शन वाज अ बिग सेक्टर जिसमें की काफी जॉब्स आने की संभावनाएं हैं। तो जो हम लोग का टारगेट है, जो ये सोच है, ये है कि जो भी स्किलिंग का काम हो, जो भी कौशल विकास का काम हो, वो जो स्किल गैप है, जिस तरह के जहाँ जॉब आने की संभावना है उससे अलाइन करके हो, ताकि कोई भी युवा जब कोई स्किल प्राप्त करे तो उसको जॉब मिलने की, उसको नौकरी मिलने की संभावनाएं भी काफी बढ़े। इसमें आपने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, स्किल पोर्टल है आपका। उस पोर्टल से आप क्या उम्मीद रखते हैं, वो उस पे कितनी मददगार रहेगी? देखिए, आजकल आईटी का युग है। आईटी से बहुत ज्यादा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और आसानी भी होती है। जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑल ओवर द कंट्री, उसको एक जगह समेकित करके उसका आकलन करने के लिए। तो आईटी का एक सबसे बड़ा तो उद्देश्य है कि हम लोग किस तरीके से जो बच्चे स्किल हो रहे हैं, एक तरफ अलग अलग विधि सीख रहे हैं, अलग अलग विद्याओं में स्किल हो रहे हैं, और जो एम्प्लॉयर है जिनको की डिफरेंट कामगार चाहिए, कुशल कामगार चाहिए, उनको ये कैसे पता चले कहाँ कौन सा बच्चा है और किस काम में वो कुशल है। तो वो दोनों डेटाबेस इस तरीके से क्रिएट हो ताकि उसका मैचिंग हो पाए, कामगार खोज पाए कि उनके लायक युवा कहाँ है, जिनको जिस तरह का मुझे चाहिए, जिस तरह की कुशलता चाहिए वहाँ हो। एक तरह का ये जॉब साइट आप कह सकते हैं, एक तरह का जॉब मैचिंग साइट भी कह सकते हैं, पर ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ जो नेशनल पोर्टल होगा उसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी बच्चे को अगर जानना है कि क्या संभावनाएं हैं किस क्षेत्र में, तो उसको भी इस पोर्टल के द्वारा ये संभावनाओं का पता चल सके, वो भी ये पता कर सके कि कहाँ कहाँ उसको कौशल विकास की कौन कौन सी योजना है, कहाँ पर जाकर वो कौशल प्राप्त कर सकता है, ताकि वो एक सही चयन कर सके, फिर सही रास्ता अपनाकर, सही स्किलिंग प्रोग्राम अपनाकर वो अपना। तो आर्थिक मदद भी पहुंचाएगा ये पोर्टल। जिस तरह का चैलेंज है हम लोग के समय 40 करोड़ बच्चों का स्किलिंग करना, इसके लिए केवल राज्य सरकार या भारत सरकार पैसा देकर सारा स्किलिंग करा दे 7 सालों में शायद ये संभव नहीं है। परंतु यदि स्किलिंग को, कौशल विकास को हम लोग जॉब से जोड़ पाते हैं, कौशल विकास के बाद तुरंत आजीविका शुरू हो जाती है, आमदनी शुरू हो जाती है, तो शायद जो बच्चे गरीब है या थोड़े गरीब से उठकर थोड़े मिडिल क्लास में है, वो लोन के मार्फत से या किसी और मार्फत से भी स्किल अर्जित करके आगे
आमदनी के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा ये है कि आप कौशल विकास का काम करेंगे तो एक तो सफलता आपके हाथ लगेगी कि जो आपकी युवा पीढ़ी है वो कुशल होगी, कुशल कामगार होगी, के हाथ में हुनर होगा, वो कुछ कर दिखाने और आगे बढ़ने के काबिल होंगे। जैसे आपने तो युवा पीढ़ी का जैसे जिक्र किया, तो अभी तो महिलाएं भी आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमारे अंक भी बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए भी इससे जॉब क्रिएट होगा? जो सरकार कौशल विकास की जो नई नीति कल लॉन्च करने वाली है उसमें महिलाओं की के कौशल विकास पे विशेष जोर दिया गया है। ये माना गया है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी वुमेन है, अगर उनका कौशल विकास हो तो ये एक स्टडी बताती है कि करीब 4 GDP में ग्रोथ आता है अगर वुमेन स्किलिंग हो और वुमेन एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड हो तो इस पर काफी जोर इस नीति में दिया गया है। हमारे आज जो कौशल विकास के मुख्य केंद्र ITIs हैं उसमें करीब 1500 ऐसी ITIs है जो केवल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए देश में, और जितनी और ITIs है उसमें भी काफी महिलाएं प्रोएक्टिव रूप से भाग ले रही हैं। इसके अलावा आपको जान के ये प्रसन्नता होगी कि अभी जो प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें भी जो अभी पायलट फेज चल रहा है उसमें हम लोगों ने पाया है कि 30 से 40% भागीदारी महिलाओं की है। पहले जब स्किल की बात करते थे तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इसको जोड़ते थे, इंडस्ट्री से केवल जोड़ते थे, पर अब स्किलिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर से भी जोड़ रहे हैं। स्किलिंग केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही नहीं, सर्विस सेक्टर से भी है, एविएशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी वेलनेस है, सभी सेक्टर से जुड़ा है। इसलिए वुमेन भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी भी काफी तेजी से इस कौशल विकास की योजनाओं में बढ़ी है। जितने बड़े बड़े देश हैं जहां पर की स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम हुआ है वहां पर ज्यादातर ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में या जहां भी इंडस्ट्री है, जहां भी काम हो रहा है उसके साथ ही हुई है, ट्रेनी के रूप में हुई है। तो हम लोग की ये अपेक्षा भी यहाँ भी है कि किस तरीके से इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के काम में जुड़े, प्रोएक्टिवली जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने यहाँ ट्रेनिंग पर रखे ताकि उनकी सही ट्रेनिंग हो सके और वो आगे बढ़ सके। युवा पे तो आप ध्यान दे ही रहे हैं राजेश जी, लेकिन साथ साथ हमारे जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं, तो उनके लिए भी कुछ है? दो चीजें हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि स्किल मिशन के तहत तो हम लोग हर सेक्टर से जुड़ रहे हैं, हर मंत्रालय से जुड़ रहे हैं क्योंकि स्किल की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। डिफेंस की आपने बात कही, उसमें हम लोग ने पाया है कि करीब 40 से 50 वर्ष के बीच की उम्र में प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 लोग डिफेंस में रिटायर करते हैं। तो उनकी प्रोडक्टिव उम्र काफी, काम करने का काफी समय उनके पास है, 15-20 साल 25 साल तक वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि डिफेंस विभाग के साथ मिलकर किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग रिटायर कर रहे हैं इस उम्र के दौरान, उन रिटायरमेंट के लास्ट वर्ष में सही ट्रेनिंग देकर, उनके एप्टीट्यूड के आधार पर ट्रेनिंग देकर उनको एक लाइवलीहुड का रास्ता प्रशस्त किया जाए। उसके साथ साथ जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो उनको भी सही ट्रेनिंग देकर उनको ट्रेनर और असेसर के रूप में, क्योंकि जब ट्रेनिंग की इतनी आवश्यकता इस देश में होगी तो हम लोग को ट्रेनर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। ट्रेनिंग जो हुई है उसके असेसमेंट के लिए असेसर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी इनको कैसे तैयार किया जाए और उसको किस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे तंत्र के साथ जोड़ा जाए, इस पे भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ सरकार का ये मानना है कि सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग वह दे सकता है जो उस इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हो। तो जो इंडस्ट्री से रिटायर होते हैं लोग 55 साल 60 साल की उम्र में, उनके पास भी कार्य करने का ऑप्शन होता है, 60 साल के बाद भी दे कैन वर्क। तो उसको कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने अपनी नीति में ये प्रस्ताव रखा है कि वे भी अपने आप को पंजीकृत कराकर ट्रेनिंग लेकर असेसर या ट्रेनर बन सकते हैं, ताकि वो जहां भी चाहे, जहां भी असेसर की आवश्यकता हो, जिस भी क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में ट्रेनर की आवश्यकता हो, वहां उस ट्रेनिंग सेंटर से अपने को संबद्ध कर अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर सकते हैं और अपने लिए कुछ अधिक आजीविका को भी पा सकते हैं। तो ये ट्रेनर्स आप कहाँ से सोच रहे हैं आएंगे? अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छे ट्रेनर्स की आवश्यकता है। उसके लिए एक तो भारत सरकार की करीब 27 ऐसी संस्थाएं हैं जिसको कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ इस काम को करती है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो जो हर साल कोर्सेज चलाती है फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जिससे कि ट्रेनर्स तैयार होकर विभिन्न ITIs में ट्रेनर्स के रूप में कार्यरत होते हैं। उसके साथ साथ ट्रेनिंग में भी और अच्छा ट्रेनर बनने के लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास शुरू किया है कि हमारे ट्रेनर्स विकसित देशों में जहाँ की स्किल का अच्छा कार्य होता हो वहां पर भी जाकर मास्टर ट्रेनर्स हमारे ट्रेनिंग लेके आए, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी विधियों को भी समझे, ताकि जो अच्छा लगे, जो हमें अपने देश में लागू करना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ लागू कर पाए। मास्टर ट्रेनर्स के मार्फत से हम लोग यहाँ के ट्रेनर्स को भी ट्रेन कर पाए ताकि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और इम्प्रूव हो सके। और तीसरा, इसके साथ साथ अभी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि 27 और एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स खोले जाएंगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ताकि इंडस्ट्री की उसमें पूरी तरह से सहभागिता हो और इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली ये देखे कि जिस तरह के ट्रेनर्स उनको चाहिए
अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए वैसे ट्रेनर्स वो इन ATIs में तैयार कर पाए। ये सारी सूचनाएं आपको नेशनल स्किल पोर्टल पे उपलब्ध मिलेगी। जो सरकार की ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि जो भी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जो कि एक किसी ट्रेनी को, एक ट्रेनर को, एक असेसर को, जो इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जरूरत हो, वो सारी सूचनाएं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाए ताकि किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए परेशानी नहीं हो। 2 चीजें की जा रही है इसके लिए। एक तो सिटीजन सर्विस सेंटर्स है, IT डिपार्टमेंट के करीब काफी 1 लाख के आसपास सेंटर्स हैं पूरे देश में, जो सिटीजन सर्विस सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग उनके साथ भी अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं ताकि सिटीजन्स उनके पोर्टल्स के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सके। और जो कुछ अपने आप को पंजीकृत करना चाहते हैं, कुछ कोई युवा जानना चाहता है कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अपने आप को उसके लिए पंजीकृत करना चाहता है, तो उन सिटीजन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कर सके। दूसरी कोशिश है, आज के दिन मोबाइल का युग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विकसित हो रही है, स्मार्टफोन्स काफी तेजी से गाँव की ओर भी पढ़ रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि जो स्किल पोर्टल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है उसको मोबाइल ऐप के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि मोबाइल पे भी अगर कोई ट्रेनी चाहे तो एप्लीकेशन के द्वारा अपने आप को रजिस्टर कर सके, ताकि उसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हो सके, ताकि सही ट्रेनिंग पार्टनर उससे संबंध स्थापित करके उसको ट्रेनिंग के लिए बुला सके। तो इन सारी चीजों को टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग संबंध करने की कोशिश कर रहे हैं। लोन के बारे में भी मैं सुन रही थी कि आपका स्किल लोन भी है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते, किस तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि एजुकेशन के लिए भी एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसी तरीके से पैरेलली हम लोगों ने स्किल लोन की ये योजना शुरू करने जा रहे हैं कल से, जहाँ की कोई भी युवा 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक लोन किसी भी कौशल विकास की योजना, किसी भी कौशल विकास के कार्यक्रम में अपने आप को संबद्ध करने के लिए ले सकता है। नियम सिर्फ इतना यही है कि ये कौशल विकास की ट्रेनिंग जो है, जो सरकार द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ही होना चाहिए। इसका कारण ये है कि ऐसा ना हो कि युवा इन पैसे को लेकर कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं ऐसी जगह ट्रेनिंग प्राप्त करे जहाँ की ट्रेनिंग के मापदंड सही नहीं हो, ट्रेनिंग की क्वालिटी ठीक नहीं हो, आगे उसका कोई लाभ न मिल सके। इसलिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे NSDC के पार्टनर्स हैं, जो ITIs हैं, उनमें आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए स्किल लोन का भी सहारा ले सकते हैं। इस पे कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, क्योंकि कोई भी युवा या वृद्ध या मिडिल एज जिसको की स्किल की आवश्यकता है और उसे लगता है कि मुझे एक और हुनर प्राप्त करना चाहिए, इसको प्राप्त करने से मैं जीवन में और आगे बढ़ पाऊंगा, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मेरी जानकारी है कि ये इंटरेस्ट रेट जो बाजार दर है उससे 1% कम होगा। हमारे देश में छोटे जगह में अभी भी है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्किल के ऊपर कभी इतना दबाव नहीं रहता है। हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे अंदर जो हुनर है उस हुनर को उभारो। उनको ये समझाना, कैसे समझाने का आप सोच रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि स्किल को कैसे एस्पिरेशनल बनाया जाए, लोग कैसे इससे जुड़े। तो युवा वर्ग है जो स्किल को अभी उतना एस्पिरेशनल नहीं मांगता। पढ़ाई में सभी को 12th, उसके बाद डिग्री, ग्रेजुएशन, ये आकांक्षाएं होती है। दूसरी तरफ हमारा समाज भी है जो भी स्किल को अभी एस्पिरेशनल नहीं मानता। ये समझता है कि स्किल डेवलपमेंट या हुनर का विकास करना या रिक्शा चलाना या कोई अपने से कुछ काम को करना, वो जो नहीं कर पाए ग्रेजुएशन उनके लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 60 से 70% बच्चे जो युवा होते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग के मार्फत आगे बढ़ते हैं। करीब 30% बच्चे ही होते हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन के मार्फत आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें मैनेजर्स की आवश्यकता हो जितनी होती है, उससे ज्यादा टेक्नीशियंस की आवश्यकता हो। पर उसको प्रशस्त करने, उसको एस्पिरेशनल बनाने के लिए सरकार ने 2-3 चीजें की है। एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको नोटिफाई किया है। इसके तहत आप जब भी कोई स्किल एक्वायर करते हैं तो उस स्किल की कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे आपको एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में एक लेवल पे आंका जाता है। जितने भी स्किल के कोर्सेज हैं उसमें NSQF लेवल के साथ उनको अलाइन किया जा रहा है, ताकि आपको पता होगा आपने ये कारपेंटरी का कोर्स किया, उसको करने के बाद आपकी जो दक्षता है वो किस लेवल पर है, और उसका एक समानांतर आकलन जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ भी है। जैसे NSQF लेवल 4 जो हम कहते हैं, उसका ये मतलब होता है कि बच्चा 12वीं पास के बराबर है। तो उसी तरीके से जैसे हमारे ITIs हैं, ITIs में जब बच्चा पास होके निकलता है, जो ITI के कोर्सेज हैं, उनका जो आकलन अभी NSQF में किया गया वो NSQF लेवल 4 पर है, जो कि 12वीं कक्षा के समकक्ष होता है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि किस तरीके से ITI पास आउट बच्चों को
को कुछ एक ब्रिज कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, न्यूमरेसी कोर्स कराकर उसको 12th स्टैंडर्ड की भी सर्टिफिकेट दी जा सके। किस तरीके से उसको 12वीं पास बच्चे के समकक्ष भी लाया जा सके, ताकि जो बच्चा वोकेशनल स्ट्रीम में आगे बढ़ता है उसके पास ये अवसर हो, वो या तो इसी स्ट्रीम में वो और आगे बढ़कर NSQF लेवल 7, 8 डिग्री, डिप्लोमा स्किल में ही प्राप्त कर सके, स्किल यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, या फिर वो कुछ एक ब्रिज हो जिसके तहत वो एक समकक्ष डिग्री फॉर्मल एजुकेशन की प्राप्त कर सके, ताकि दोनों रास्ते उसके लिए प्रशस्त हो। या तो वो कौशल विकास के रास्ते पर भी जाकर डिग्री प्राप्त कर सके, या कौशल विकास के रास्ते से जहां उसे मुड़ना हो वहां पर एक ब्रिज हो, ताकि वो कुछ ब्रिज कोर्सेज करके, लैंग्वेज कोर्सेज करके वो एक फॉर्मल एजुकेशन के समकक्ष डिग्री प्राप्त कर सके और आगे फॉर्मल एजुकेशन की भी पढ़ाई कर सके। तब शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक प्लम्बर भी ग्रेजुएट हो सकता है, एक डिग्री होल्डर भी प्लम्बर हो सकता है। शायद इसके साथ ये सोच बदलेगी। दूसरा ये है कि एस्पिरेशन बढ़ाने के लिए इसको जॉब से जोड़ना है। सर मैं खुद जो मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैंने मास कॉम में वोकेशनल कोर्स की थी जो बीए के स्तर पे था, लेकिन उस समय वो समझाना बहुत डिफिकल्ट था मुझे। तो क्या ये अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे? अभी NSQF के लिए ये काफी तेजी से काम हो रहा है, इसमें कि स्टेट्स को, राज्य सरकारों को भी अवेयर किया जा रहा है, और इसके अंदर ये कंपलसरी है कि 2016 दिसंबर तक जितने भी स्किल के कोर्सेज हैं वो NSQF से अलाइन हो जाए, ताकि आपकी जहां भी ट्रेनिंग होगी आपकी दक्षता को ना सिर्फ उस ट्रेनिंग के लिए आकलित किया जाएगा, परंतु उस ट्रेनिंग के मार्फत से आपकी दक्षता को NSQF के 1 to 10 लेवल्स पे भी कहीं पर रखा जाएगा, और हर लेवल का एक समानांतर फॉर्मल एजुकेशन में भी स्वरूप होगा। क्या ये आप यूनिवर्सिटी से जोड़ेंगे? जो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्या उससे आप जोड़ेंगे? सरकार में ये सोच है, हमारी जो नीति है उसमें ये प्रोविजन है। आपने कुछ समय पहले ये पढ़ा होगा, काफी न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि जो भारत का HRD मंत्रालय है उन्होंने यूनिवर्सिटीज में वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर आर 80 सच कोर्सेज, 80 ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं एज एन ऑप्शनल। कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने करिकुलम में साथ ले सकता है। अगर मैं हिस्ट्री में मेजर कर रहा हूँ तो हिस्ट्री के साथ साथ मैं एक जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकता हूँ, या हेरिटेज का भी कोर्स कर सकता हूँ, या टूरिज्म का भी कोर्स साथ में कर सकता हूँ, ताकि जब मैं ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री में तो आई एम ऑल्सो एक एडिशनल स्किल हो मेरे पास टूरिज्म से रिलेटेड या हेरिटेज से रिलेटेड, विच कैन हेल्प मी, जिससे कि हम आगे जॉब पाने में, आगे अपनी आजीविका के लिए हमको आसानी हो। तो ये कोशिश है धीरे धीरे कि वोकेशनल एजुकेशन को भी फॉर्मल एजुकेशन से इंटीग्रेट किया जाए। हमारी नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि स्कूलों में 9वीं कक्षा से आगे एक वोकेशनल सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया जाए, 5 में से एक सब्जेक्ट वोकेशनल स्ट्रीम का हो। और आपको जान के खुशी होगी कि आज के दिन 2500 ऐसे स्कूलों में ये कार्य चल रहा है, और धीरे धीरे इसको पूरे देश में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है हमारी, उसमें इसको जोड़ने का प्रयास जारी है। तो जब वोकेशनल एजुकेशन स्कूल के ही अध्ययन का पार्ट हो जाएगा, तब शायद इन दोनों में फर्क नहीं होगा, समाज में भी इन दोनों में फर्क नहीं किया जाएगा, और दोनों को एक समानांतर स्केल पे रखा जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स कितने आपके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, और इसमें आप बता रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप भी रिलेटेड है? हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर का काफी संख्या में 12,000 करीब ITI हैं, जिसमें से 2300 ITI सरकारी क्षेत्र में है और करीब 9700 ITI निजी क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके 211 पार्टनर हैं, जिनके करीब 4000 सेंटर्स पूरे देश में, ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश में। इसके अलावा करीब 20,000 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्लासेस चलाते हैं, वैसे भी पूरे देश में मौजूद है, जिनके मार्फत से बहुत सारी योजनाएं सरकार की ये सारे आपके पोर्टल में उपलब्ध हैं। ये सारों की लिस्ट जो है धीरे धीरे पोर्टल से जोड़ी जा रही है। तो अगर किसी को पता करना चाहे तो कैसे पता कर सकता है? आज भी उपलब्ध है अलग अलग जगह पे, जैसे ITIs की लिस्ट होना हो तो उस पे NCVT पोर्टल है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, उसका पोर्टल है। उसमें आपको सारे ITIs की लिस्ट मिलेगी, और उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी लिस्ट मिलेगी। उसी तरीके से एक SDIS पोर्टल है, जिसमें सभी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की लिस्ट मिलेगी। उसी तरह से एक NSDC का पोर्टल है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जिसमें सभी 4000 ट्रेनिंग सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी। अब इस नेशनल पोर्टल के माध्यम से कोशिश है कि इन सभी को एक जगह एकीकृत किया जा रहा है, ताकि आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही पोर्टल पे आपको आप सभी सूचनाओं को ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक उद्यमशीलता की बात की, इस बार जो स्किल डेवलपमेंट की नीति सरकार द्वारा अनवील की जा रही है कल, उसका एक महत्वपूर्ण अंग एंटरप्रेन्योरशिप भी है। हमारे मंत्रालय का नाम भी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है। इसका एक मुख्य कारण है कि सरकार का ये मानना है कि जब हम अपने युवा को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, नौकरी करने के लायक बना रहे हैं हुनर देकर, तो नौकरियों के सृजन करने के लिए भी हम लोग को सपोर्ट करना है। जो
एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उद्यमशीलता होती है, उसको भी समाज में बढ़ावा देना है ताकि वो खुद भी आगे बढ़े और नई नौकरियों का सृजन भी करे, ताकि जो लोग हुनर प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको जॉब्स भी मिल सके। और दूसरा ये भी है कि जो हुनर प्राप्त करते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट जिनका हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सभी जॉब करें। काफी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ सकते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको किस तरीके से जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि उसको आसानी से वो कंपनी सेटअप कर सके, आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर सके, और कल उसको अब बिजनेस बंद करना है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आसानी से बंद करके जा भी सके। दूसरा ये भी कोशिश है कि फाइनेंस, खासकर रूरल एरियाज में छोटे छोटे आर्टिसंस हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, उनको किस तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग, छोटे छोटे फाइनेंस उपलब्ध हो पाए, ताकि वो भी अपना आजीविका भी चला सके और साथ ही कुछ जॉब भी सृजित कर सके। एक गोल्ड स्मिथ भी अगर बिजनेस अच्छा चलाता है तो 2-4 लोग और उसके साथ काम करते हैं। उस तरह के मॉडल्स किस तरीके से क्रिएट किए जा सके, उसके लिए भी नीति में प्रस्ताव रखे गए हैं, नीति में रोड मैप दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि पूरे देश में इंक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क हो। हर यूनिवर्सिटी या अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे IIT मुंबई, IIT, BHU, सभी जगह अच्छे इंक्यूबेटर्स हैं, उनको इंक्यूबेटर्स को और स्केल अप किया जाए और कोशिश किया जाए कि हर अच्छे शिक्षण संस्थान में इंक्यूबेटर्स हो, जहाँ की लोगों को अपने आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका मिले, मेंटर्स मिले, प्रॉपर मेंटरिंग हो। हम लोगों ने एक और नया प्रयास जारी किया है कि जो ITI के पास आउट्स हैं, अगर वो भी चाहे कोई एंटरप्रेन्योरशिप एफर्ट करना, तो उनके लिए भी इंक्यूबेटर सेटअप करने के लिए हम लोगों ने IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT कानपुर से साथ अपने आप को जोड़ा है और वहाँ पर इंक्यूबेटर सेल्स ITI पास आउट्स के लिए क्रिएट किए। और इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव आपके डिपार्टमेंट, आपके मंत्रालय ने किया है? इसके अलावा एक तो सबसे बड़ा जो एस्पिरेशन का मुद्दा है, उसके लिए हम लोग एक नेशनल कैंपेन चलाने की भी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे गाँव तक ये मैसेज जाए कि कौशल विकास का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्यों ये जरूरी है, ताकि जो धीरे धीरे युवा पीढ़ी भी इसके ओर आकर्षित हो और हमारे समाज का दृष्टिकोण भी कौशल विकास की तरफ बदले। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए स्किल यूनिवर्सिटीज सेटअप करने पर भी सरकार विचार कर रही है कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज को या नई यूनिवर्सिटीज को, जहाँ की स्किल में भी आप डिप्लोमा और डिग्री अर्जित कर सके और आगे अपना मार्ग प्रशस्त कर सके, वैसी व्यवस्था की जाए। उस पर भी काफी गंभीरता से सोच चल रही है। नीति में भी, जो आने वाली नीति है, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा गया है। हम लोग के जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम है, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार के दूसरे मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब के साथ समन्वय हो, ताकि अगर मेक इन इंडिया में कोई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ग्रोथ आ रहा है, तो उसको एंटिसिपेट करके उसके लिए भी कामगार हम लोग तैयार कर पाए। और ये विश्व का स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कि अगले 1 साल के अंदर 24 लाख लोग को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये दिल्ली के अलावा और कहाँ पे इसके प्रोग्राम होने वाले हैं? कल जो PMKVY का पायलट फेज ऑलरेडी विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है, और कल जो फॉर्मल लॉन्च होगा उसमें करीब 1000 सेंटर्स में, जो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, 50,000 बच्चों की ट्रेनिंग कल से शुरू की जाएगी। और ये धीरे धीरे अगले 1 साल में करीब 24 लाख बच्चों की हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। इस 24 लाख में 10 लाख रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की भी प्रोविजन की गई है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो सरकार ने लाया है। इसके तहत जो वर्तमान में लोग कार्य कर रहे हैं, जो उनमें एक कुशलता है, जो हुनर है, उसका भी आकलन करना जरूरी है। उसको भी आकलन करके प्रमाणित करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आपके पास आज हुनर है, उसको भी आकलित किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि आप किस लेवल पर हैं, NSQF के किस लेवल पर हैं, किस जॉब रोल के लिए फिट हैं, और उसको प्रमाणित किया जा सकता है, ताकि उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप आगे भी और भी कौशल विकास कर सके, आपकी अपस्किलिंग हो सके, रीस्किलिंग हो सके, और आप और आगे बढ़ सके। आप चाहे तो डिग्री भी ले सकते हैं, डिप्लोमा भी ले सकते हैं अपने कौशल के क्षेत्र में। तो ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया है। और पहला प्रयास ये है कि 10 लाख बच्चों को इस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। तो ये जो आप डिप्लोमा प्रदान करेंगे या सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, ये क्या इनको बाहर जाके काम करने में मदद करेगी? ये मान्य रहेगा वहाँ पे?
विदेश जाके, बहुत लोग हम में से होते हैं जो विदेश जाकर के उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जाना चाहते हैं। तो राजेश जी ये बताइए इसमें कितने लाभदायक होगा ये? सरकार ये पूरी तरह से का मानना है कि हम लोग के यहाँ जो जनसंख्या है और हमारे जो युवा पीढ़ी है, ना सिर्फ देश के लिए काम आएगी परंतु विदेशों में भी जो कुशलता की आवश्यकता होगी उसको भी शायद हम लोग पूरा कर पाएंगे। जो कौशल विकास का काम है इसमें हम लोग बहुत सारे देशों के साथ टाई अप कर रहे हैं। 2 तरीके का टाई अप है। एक तो है कि उनकी कौशल की जो नीतियां हैं, कौशल के जो काम है, उनसे हम कैसे अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप करके उनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को, कैसे उनके असेसमेंट स्टैंडर्ड्स को इस देश में भी लागू कर सकते हैं, अपने ट्रेनर्स को वहां ट्रेन करके अपनी क्वालिटीज को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि अपने जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसको कैसे दूसरे देशों के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कर सकते हैं, ताकि ये हो कि हमारा कोई बच्चा अगर NSQF लेवल 4 पर किसी ट्रेनिंग को प्राप्त करके प्रशिक्षित हुआ है तो ये पता चल पाए उसको कि वो विदेश में वहाँ के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के आधार पे कहाँ पर है, ताकि जब वो विदेश जाए तो उसको वहाँ भी इस सर्टिफिकेट के आधार पे जॉब मिल पाए। वो भी निर्धारित कर पाए कि ये बच्चा जो ट्रेनिंग लेके आया है इंडिया से वो किस लेवल तक ट्रेंड है, उसको किस प्रकार का यहाँ जॉब दिया। तो ये स्किलिंग में आप लोगों ने इंटरनेशनल ये भी मार्क भी रखा है कि हाँ ये मार्किंग इंटरनेशनल उस पे हमारा लेवल क्या है? हर ट्रेनिंग कोर्स की इंटरनेशनल बेंचमार्किंग भी की जा रही है। जब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में कोई भी ट्रेनिंग कोर्स को अप्रूव किया जाता है तो उसमें एक कॉलम ये भी रहता है कि इसकी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग क्या क्या है, ताकि वो बाहर भी जाए तो उसकी एक मान्यता हो और बाहर भी जो एम्प्लॉयर हो उसको भी पता चल पाए कि इसकी दक्षता कहाँ है, कहाँ तक, इससे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बहुत सारे देशों के साथ MOU है, जैसे जर्मनी के साथ MOU है, ऑस्ट्रेलिया के साथ NSDC जो हमारी उपक्रम है उन्होंने MOU किया है, कनाडा में हमारी कंपनियों ने जाके अभी इसी वर्ष करीब 13 MOU किए डिफरेंट कंपनीज के साथ, ताकि उनके साथ साथ मिलकर काम कर सके। चाइना के साथ भी हमारा MOU है। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क, जितनी कंट्रीज है जिनसे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी कार्य हम लोग करें उसका प्रॉपर इंटरनेशनल बेंचमार्किंग भी रहे। तो ओवरऑल आप लोग की पूरी कोशिश है कि भारत के अंदर भी जाकर घुस के उनको स्किल कर सके और एक नई सुबह दिखा सके और आगे बढ़ने में, देश को आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।